Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and today we are going to study the first chapter of chemistry portion of class 10 science, that is chemical reactions and equations. This is a very interesting chapter. So let's start with our interesting chapter. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है इन द टॉपिक ऑफ केमिकल चेंजेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड एनी सच रिएक्शंस, एनी सच चेंजेस वेयर अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस magnesium when reacts with oxygen forms magnesium oxide. This is the reaction that happens when we burn magnesium ribbon. मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करोगे तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड दैट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो दैट बर्न्स विद अ dazzling white flame like this. So the color of the flame is dazzling white. एंड दैट्स आस्क्ड इन योर एग्जाम्स ऑल्सो कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो फ्लेम का कलर क्या होगा, दैट इज dazzling white. One more question that comes from this very starting topic only, that is मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करने का ट्राई करते हो तो उसे बर्न करने से पहले आपको उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है. Why is that so? This is because magnesium is very reactive. मैग्नीशियम रिबन जब रखा है तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर हमारी मैग्नीशियम रिबन के ऊपर फॉर्म हो जाती है. ये लेयर अब हमारे मैग्नीशियम रिबन को बर्न नहीं होने देगी. हमें तो ये dazzling वाइट फ्लेम देखनी है बट हमारा मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उस पर एक लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म हो चुकी है. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज रब दिस मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर. सैंड पेपर को हिंदी में रेजमाल कहते हैं. आप पेरेंट्स से पूछना, मे बी इट इज़ देयर एट योर होम ऑल्सो. तो बस एक रफ पेपर होता है दैट इज़ नोन एज सैंड पेपर. उससे जब हम इस अपने मैग्नीशियम रिबन को रब करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये पतली सी लेयर उस पे से हट जाएगी एंड देन वी कैन बर्न आवर मैग्नीशियम रिबन टू सी द dazzling वाइट फ्लेम. एंड जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा तो एटमॉस्फेयर में से प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा एंड दैट एशेस कलर इज वाइट. ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं. सो अगर इस राख को, इस एशेस को अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे देन यू विल फाइंड एक बेसिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. दैट इज बेसिक इन नेचर. आपको पता कैसे चलेगा कि ये बेसिक है? आप लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हो. लिटमस पेपर टेस्ट याद रखने के लिए याद रखना बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू. तो आप रेड लिटमस पेपर को अगर इस सॉल्यूशन में डिप करोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा. दैट विल शो दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सो ये तो हुई हमारे मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड बात. बट नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक कि केमिकल रिएक्शन हुई है इसका आपको पता कैसे चलता है. So there are 4 conditions which tells you that a chemical change or a chemical reaction has occurred. First is there could be evolution of some gases or it could be the change in color. जो products form हुए हैं उनका color different हो सकता है from the reactants. So there could be a change in color that tells you that a chemical change has occurred. Third is change in the state of matter. बट ऐसा तो फिजिकल चेंजेस में भी होता है. फिजिकल चेंज में भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है एंड केमिकल रिएक्शंस में भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है तो हमारा वाटर दैट इज लिक्विड दैट इज फॉर्म्ड. तो स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो चेंज. एंड द फोर्थ साइन टू शो that a chemical change has taken place is a change in the temperature. टेम्परेचर चेंज हो सकता है. आप अगर मिक्सचर का टेम्परेचर देखोगे आफ्टर द रिएक्शन सो इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट before the reaction. तो ये चारों changes, that is change in color, change in temperature, evolution of gas and change in the state of matter will tell you that a chemical change has occurred. इस chemical change को represent करने के लिए हम reaction लिखते हैं. For example, अगर हमें पूरा लिखना पड़े that magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide, writing this all in words will be too time consuming. Science students हैं, smart हैं, हम इतना time waste नहीं करेंगे.
So we will just write the symbols of these elements and write a chemical reaction in this way. That will make our work to be very very easy. तो स्मार्ट स्टडी करेंगे, इजी बनाएंगे अपना काम, और इसलिए हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस इन दिस फॉर्म. केमिकल रिएक्शंस लिखते टाइम हम एक काम और कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर को भी हम इसी केमिकल रिएक्शन में शो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन आयरन रिएक्ट्स विथ H2O to form Fe3O4 and hydrogen gas is formed. In this reaction, iron is not going to react with water in the liquid state. Iron water से liquid state में react नहीं कर सकता. Iron can react only with steam. तो इसे हम शो कैसे करेंगे? We will be showing that by showing the symbols of the reactants as well as the products also. For example, iron हमने solid लिया है, वो रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ में, सो गैस से रिप्रेजेंट करेंगे हम दैट इट्स रिएक्टिंग विद स्टीम with the symbol G. G is representing gas. What is formed is Fe3O4, that is ferrous oxide, वो भी solid form हुआ है, and hydrogen gas liberate out होगी, क्योंकि गैस के फॉर्म में liberate out हो रही है, उसे हम शो कर देंगे सिंबल G से. तो केमिकल रिएक्शंस लिखने का एक फायदा और है कि हम स्टेट ऑफ मैटर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी केमिकल इक्वेशन में. तो एक बेनिफिट तो हमारा टाइम सेव हो गया. सेकेंड बेनिफिट इज वी कैन रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आल्सो इन द सेम इक्वेशन. अब थर्ड स्टेप आता है, हमें अपनी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है. आप सब जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना भी टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज आल्सो द सेम. एंड सो दोनों के मास को इक्वल करने के लिए हमें अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. आप देख सकते हो यहाँ पर 3 आयरन के एटम्स हैं, बट यहाँ तो हमने एक ही लिया है, तो हमें इसको भी 3 एटम्स लेना पड़ेगा. एंड सो वी विल राइट 3Fe. मेटल्स के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स को उसके स्टार्टिंग में लिख देते हैं. ओके, नाउ अगर हम ऑक्सीजन की नंबर देखें तो इट्स 4 हियर एंड दिस साइड ओनली 1 ऑक्सीजन एटम इज देयर. बैलेंसिंग करते टाइम बस हमें ये देखना है कि राइट साइड पे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेफ्ट साइड पे भी नंबर ऑफ एटम्स शुड बी द सेम. तो क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, इधर भी 4 कर देते हैं. एक वाटर मॉलिक्यूल में एक एटम है ऑक्सीजन का, तो हम 4 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे. ओके, तो हमारा आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है. बट हाइड्रोजन देखो, इधर है 4H2 and that side only we have H2. So this also we have to make it 4H2. So हमारी equation balance हो गई. Balancing of chemical reactions is very important in this chapter. हमें बहुत सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना होगा, बट इट्स वेरी इजी. बस आपको ये देखना है कि राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स एंड लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम हो. अगर वो दोनों सेम हैं तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है. ओके, so whatever we are writing on the right side, these are the products, and whatever we are writing on the left hand side, these are the reactants. एक बेनिफिट और है केमिकल इक्वेशंस लिखने का, that whatever are the conditions required for a reaction to take place, that also could be shown on a chemical reaction. For example, in this reaction, carbon monoxide gas reacts with hydrogen gas to form CH3OH. आप इसका नाम बाद में पढ़ोगे चैप्टर 4 में, that it is known as methanol. बट ये रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होती है. तो दैट कुड बी शोन ऑन द केमिकल रिएक्शन ओनली, दैट दिस रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली. ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, एंड मिथेनॉल फॉर्म हुआ है, दैट इज लिक्विड, और ये रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगी. ये हम इक्वेशन में ही शो कर सकते हैं. चलो इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर देते हैं. यहाँ पर 3 + 1 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं. इसे भी 4 बनाने के लिए हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं. तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे. कार्बन और ऑक्सीजन दोनों साइड पर ही एक एक ही है, so it's already balanced. So this is the second benefit of writing a chemical equation. Similarly, for the reaction of photosynthesis also, you can see that we always write that carbon dioxide gas reacts with water to form glucose, water and oxygen, and this takes place in presence of sunlight and chlorophyll. तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या हैं? क्लोरोफिल होना कंपलसरी है एंड सनलाइट होना कंपलसरी है. दैट आर शोन बोथ इन द इक्वेशन ओनली.
सेकेंड थिंग टू नोटिस फॉर यू ऑल इज दैट हम जो यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म हो रही है दैट इज रिटन AQ. AQ shows aqueous. Aqueous मतलब it's dissolved in water. तो photosynthesis reaction में oxygen and glucose that are formed both are in the aqueous state, means they are dissolved in water. तो जब कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट वाटर में डिजोल्व है तो उसके लिए हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं. वाटर जो बना है वो लिक्विड है, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट राइटिंग लिक्विड. तो ऑयल, वाटर, केरोसिन, इन सब के लिए हम लिक्विड लिखेंगे, L से रिप्रेजेंट करेंगे उसे. बट अगर कोई फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट या कोई रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं हम दैट इज डिजोल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल NaCl है, हमने उसको यूज़ किया और उसको पानी में डिजोल्व करके फिर रिएक्शन कैरी आउट करवाने के लिए यूज़ किया, तो उसके लिए हम लिखेंगे दैट इट्स डिजोल्व इन वाटर एंड सो NaCl के ब्रैकेट में हम शो कर देंगे AQ. दैट विल शो कि हमारा रिएक्टेंट किस फॉर्म में यूज़ किया है हमने, वाटर में डिसॉल्व करके. Okay, so these are the benefits of writing chemical equations. Now let's balance some of the chemical reactions that are given at the starting of your NCERT book only. These are very important for your exam point of view also. So let's balance these equations one by one. Now chemical reactions को balance करते टाइम सबसे बड़ा challenge होता है that writing the chemical formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप सही लिखते हैं तो आप बैलेंसिंग सही कर ही लेंगे. बस बैलेंसिंग में हमें राइट एंड लेफ्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है. बट जो बड़ा चैलेंज है दैट इज राइटिंग द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखना वैसे तो आप 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, बट इट्स ऑब्वियस इट हैपन्स विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हम भूल जाते हैं. और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे बनाएं, वैलेंसीज कैसे लर्न करें, दैट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस. सो फॉर हेल्पिंग यू आउट आई हैव मेड सेपरेट वीडियोज फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज as well as how to remember the valencies. It's there in the description box, so you can check out the link. Now let's balance the equations given in the NCERT book. So the first equation is hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. Now let's see. Hydrogen is a non-metal. Non-metals, most of the non-metals are diatomic. Maximum non-metals diatomic है. तो नॉन मेटल्स को हम किस तरह से यूजुअली पता कैसे चलेगा कि आपको नॉन मेटल है, हाइड्रोजन गैस है. तो यूजुअली नॉन मेटल्स आपको गैसियस स्टेट में मिलते हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारे नॉन मेटल्स हैं. और नॉन मेटल्स यूजुअली डायटोमिक होते हैं, मतलब दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. तो हाइड्रोजन को लिखते टाइम हम H2 लिखते हैं. रिएक्ट्स विद क्लोरीन दैट इज Cl2 forms hydrogen chloride. Hydrogen chloride का फॉर्मूला होता है HCl. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसे. सो लेट्स बैलेंस इट. दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर एक ही है, सो जस्ट मेक इट 2 एंड आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. इट वाज वेरी वेरी इजी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन. Barium chloride reacts with aluminium sulfate to form barium sulfate and aluminium chloride. सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2. बेरियम की वैलेंसी 2 होती है एंड क्लोरीन की वैलेंसी 1. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज लिखते टाइम हम बेरियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे एंड क्लोरीन की वैलेंसी या क्लोरीन का चार्ज बेरियम के नीचे लिख देते हैं. क्लोरीन का चार्ज क्योंकि -1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. सिमिलरली एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है एंड सल्फेट आयन का चार्ज होता है -2. तो सल्फेट का चार्ज एल्यूमिनियम के नीचे एंड एल्यूमिनियम का चार्ज सल्फेट के नीचे. नेक्स्ट बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है, दोनों का ही चार्ज 2 है एंड इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा BSO4. एल्यूमिनियम का चार्ज 3 है एंड क्लोरीन का चार्ज 1, इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है AlCl3. नाउ लेट्स बैलेंस दैट. आप किसी भी एटम से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एक एटम को बैलेंस करना स्टार्ट करो और धीरे धीरे पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर दो. लेट्स सपोज वी स्टार्ट विथ एल्यूमिनियम. Here we have 2 aluminium atoms. इधर एक ही है, तो चलो इसको भी 2 बनाते हैं by taking 2 molecules of aluminium. क्या हम एल्यूमिनियम के डायरेक्ट नीचे Al2 लिख सकते हैं? नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम नहीं चेंज कर सकते, किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते, बस नंबर ऑफ एटम्स चेंज करे जा सकते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग. नेक्स्ट we have
3 chlorine atoms were there in one molecule of aluminum chloride. So, दो मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम हो जाएंगे टोटल? दैट वुड बी 6. तो दिस साइड ऑल्सो वी नीड 6 क्लोरीन एटम्स. अब इसे 6 क्लोरीन एटम्स बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो हम 3 मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड के लिए लेंगे, तो हमारे पास 6 क्लोरीन एटम्स हो जाएंगे. सो विल बी टेकिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड. बट अब 3Ba हो गया, तो इसे भी हमें 3 करना पड़ेगा, तो इधर भी BaSO4 को भी 3 कर देते हैं. और सल्फेट के 3 एटम हो गए हैं, यहाँ भी सल्फेट के 3 आयंस थे हमारे पास, तो इसलिए हमारा बैलेंस हो गई है ये इक्वेशन. ओके, सो वी हैव गॉट आवर इक्वेशन बैलेंस्ड. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इक्वेशन. Next equation is sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. Equation is sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. So let's balance that. Hydrogen के यहाँ पर 2 एटम हैं and this side we have 3 atoms. 3 atoms को 2 से बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा. लेट्स टेक 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. तो इसे 2 वाटर मॉलिक्यूल करके देखते हैं. अब हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए. इस साइड 3 है, इसको भी 4 बनाते हैं, तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं. 2 सोडियम हो गए. अब सोडियम के लिए हम इधर भी 2 करना पड़ेगा. मेटल्स को हम Na2 के फॉर्म में नहीं लिखते, ऐसे हम नॉन मेटल्स को लिखते हैं. तो नॉन मेटल्स इस टाइप के फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट जो मेटल्स हैं उसको आप 2Na के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि एटम ऑफ मेटल डजंट रिएक्ट विद अनदर एटम ऑफ अ मेटल. मेटल का एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट नहीं करता. क्यों नहीं रिएक्ट करता? दैट वुड ऑल्सो बिकम क्लियर दिस ईयर ओनली. ओके, तो इस साल साइंस में आपके सारे साइंस रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं. सो लेट्स सी. अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, एंड सो वी सी दैट आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ. So this is how sodium reacts with water to form NaOH and hydrogen gas. You can check out the link of this reaction in the I button. It's very interesting reaction. जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इतना सारा हीट निकलता है दैट ये हाइड्रोजन गैस बर्न करना स्टार्ट कर देती है, एंड द सोडियम अपीयर्स टू बी बर्निंग, एंड दैट्स वाई सोडियम को कभी भी हम एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की एयर से या फिर वाटर से रिएक्ट करके इट इज गोइंग टू कैच फायर. And that's why सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन में स्टोर किया जाता है. Okay, that we will all see later on in chapter number 3, but you can check out this reaction in the I button. It's an interesting one. अब next question onwards, let's not only balance a chemical equation, but साथ में ही symbols भी लिखते हैं कि इनके state of matter क्या हैं. We have seen that state of matter को भी हम chemical equation में represent कर सकते हैं, but ये हम तभी करेंगे जब question में पूछा हो. So in the next question of NCERT, it's asked to write the state of matter also. So let's see to the question of this type. A solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. So let's see to the reaction. Barium chloride का formula BaCl2, but it's given in the question that it is dissolved in water. The solution of barium chloride and sodium sulfate in water. In water यहाँ पर represent कर रहा है that the both of them are dissolved in water. और जब भी कोई चीज़ वाटर में डिजोल्व होती है तो हम उसके लिए AQ एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है एंड सोडियम का चार्ज 1 है. बेरियम सल्फेट एंड NaCl फॉर्म हुए हैं. बेरियम सल्फेट के लिए लिखा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट. इनसॉल्युबल मतलब वो सॉलिड फॉर्म में फॉर्म हुआ है. फॉर एग्जाम्पल चॉक इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो चॉक का स्टेट ऑफ मैटर क्या रहता है? पानी के अंदर भी वो सॉलिड स्टेट में ही है. इसी तरह से जब भी कोई प्रोडक्ट दे रखा है दैट इट इज इनसॉल्युबल इन दैट, तो हम उसका स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिखेंगे. एंड इट्स गिवन दैट NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. सो डिजॉल्व्ड इन वाटर के लिए अगेन एक्वस यूज करेंगे. अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पर 2 सोडियम एटम दिख रहे हैं, वहाँ पर एक ही है, तो उसे भी 2 कर लेते हैं. क्लोरीन के 2 एटम है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी 2 हैं. बेरियम इधर भी एक है, इधर भी एक है. सल्फेट आयन 1 है इधर भी, यहाँ पे भी 1 है. सो रेस्ट ऑफ आवर इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. बस NaCl को बैलेंस करना था, वो हम कर चुके हैं. सो वी हैव बैलेंस्ड दिस इक्वेशन एज वेल. लेट्स सी टू आवर नेक्स्ट इक्वेशन. Sodium hydroxide solution in water. In water means aqueous. Reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. So next let's see to the next equation. It's given sodium hydroxide is dissolved in water, so it's aqueous. HCl is also aqueous. NaCl बन रहा है and water form हो रहा है. And
वाटर जो फॉर्म होगा दैट वुड बी लिक्विड. वाटर, ऑयल, केरोसिन, ये सब के लिए हम लिक्विड यूज़ करेंगे. वाटर यू ऑलरेडी नो दैट इट्स लिक्विड स्टेट. अगर वो गैशियस स्टेट में हम यूज़ कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में उसके लिए स्टीम लिखा होगा, तब हम वाटर को G से रिप्रेजेंट करेंगे. दैट शोज दैट वाटर इज यूज्ड एज स्टीम. बट हियर इट्स नॉट रिटन दैट. तो वाटर का नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड होता है, तो इसलिए हम उसको लिक्विड लिखेंगे. अब देखते हैं बैलेंसिंग. सोडियम दिस साइड इज 1, दैट साइड इज ऑल्सो 1. क्लोरीन ऑल्सो 1 ऑन बोथ द साइड्स. हाइड्रोजन के 2 एटम है, राइट साइड में भी 2 एटम है. ऑक्सीजन के दोनों साइड में एक एक एटम है. सो दिस रिएक्शन ऑफ आवर्स इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पर एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, एंड दिस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब भी एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ओनली, बट दैट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए बस इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. That's all for today. Take care of yourselves. Good day, everyone.